अगर आप डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो आपको यह जरूर जानना चाहिए दोस्तों, किसी भी डेमोक्रेसी की नींव होती है पावर शेयरिंग। ये वो उसूल है जो समाज में अलग अलग विचारों का सम्मान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कोई एक ग्रुप का राजनीति में दबदबा ना हो। पावर शेयरिंग का मतलब है पावर को कुछ लोगों के हाथों में सीमित रखने की बजाय अलग अलग कम्युनिटीज, रीजन्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स में बराबर बांटना। ये उसूल उन सोसाइटीज में बहुत जरूरी है जहां अलग अलग जाति, भाषा या धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में पावर शेयरिंग मेजॉरिटी के अत्याचार से बचाता है, माइनॉरिटी ग्रुप्स को डिसीजन मेकिंग में जगह देकर और उनकी रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित करके पावर शेयरिंग उन्हें हाशिए पर जाने से बचाता है। दोस्तों, पावर शेयरिंग सिर्फ पॉलिटिकल कन्वीनियंस की बात नहीं है, ये जस्टिस और इक्वालिटी का जरूरी सवाल है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां हर नागरिक खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे और देश की तरक्की में उसका भी योगदान हो। दोस्तों, पावर शेयरिंग के कई रूप होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दूसरा है वर्टिकल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। तीसरा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जिसमें अलग अलग सोशल ग्रुप्स को पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदारी दी जाती है। चौथा है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल एंटिटीज को पावर में हिस्सेदारी दी जाती है। ये सभी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मिलकर एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में मदद करते हैं। Are you curious about how a small country can manage its diverse cultures and languages to become a strong and united nation? Let's dive into the fascinating story of Belgium. दोस्तों, वेस्टर्न यूरोप में बसा एक छोटा सा देश बेल्जियम पावर शेयरिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज और कामयाबियों का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेल्जियम की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा देश भी अपनी विविधता को अपनाकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बन सकता है। अपने छोटे आकार के बावजूद बेल्जियम में अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस का खूबसूरत मेल है, जो इसे एक अनोखा और विविधतापूर्ण देश बनाता है। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का संगम देखने को मिलेगा। बेल्जियम मुख्य रूप से डच स्पीकिंग फ्लेमिश कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग वॉलून कम्युनिटी में बंटा हुआ है। इसके अलावा एक छोटा जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी भी है, जो इस देश की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को और भी बढ़ाता है। हिस्ट्री में ये लिंग्विस्टिक डिवाइड बेल्जियम में टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहा है। 19वीं और 20वीं सदी में लिंग्विस्टिक टेंशन्स ने कई बार देश को विभाजन के कगार पर ला खड़ा किया। फ्लेमिश पॉपुलेशन, जो थोड़ी सी मेजॉरिटी में है, हमेशा से गवर्नमेंट और पब्लिक लाइफ में फ्रेंच लैंग्वेज के दबदबे की वजह से खुद को पीछे महसूस करती रही है। इस लिंग्विस्टिक इम्बैलेंस ने फ्लेमिश लोगों में असंतोष और नाराजगी को जन्म दिया। इसी कारण फ्लेमिश मूवमेंट शुरू हुआ, जो फ्लेमिश कल्चर और लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस और ऑटोनॉमी दिलाने के लिए चलाया गया एक सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट था। इस मूवमेंट ने फ्लेमिश आइडेंटिटी को मजबूत किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। बेल्जियन गवर्नमेंट ने इन टेंशन्स को दबाने या नजरअंदाज करने की बजाय पावर शेयरिंग के जरिए देश की डाइवर्सिटी को अपनाने का फैसला किया। उन्होंने लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज के बीच पावर को बराबरी से बांटने के लिए कई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किए। ये तरीका वक्त के साथ इवॉल्व होता रहा और बेल्जियम को डिवीजन के कगार से एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के मॉडल में बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। आज बेल्जियम की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे डाइवर्सिटी को अपनाकर और पावर शेयरिंग के जरिए एक मजबूत और एकजुट समाज का निर्माण किया जा सकता है। I bet you didn't know how Belgium's unique power sharing model has shaped its society. दोस्तों, बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है। इस यात्रा में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए हैं, जिन्होंने इसे एक अनूठा और प्रभावी मॉडल बनाया है। यह सफर महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने से होकर गुजरा है। इन सुधारों ने बेल्जियम को एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत को समझते हुए बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम अपनाया, जिसने पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल गवर्नमेंट्स में बांट दिया। इस प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों को अपनी पहचान और अधिकार बनाए रखने का अवसर दिया। यह फेडरल सिस्टम फ्लेमिश, वॉलून और ब्रसेल्स कैपिटल रीजन्स को रिप्रेजेंट करता है।
इन क्षेत्रों की अपनी अपनी सरकारें हैं जो स्थानीय मुद्दों को संभालती हैं। बेल्जियन मॉडल का एक अहम हिस्सा है गवर्नमेंट में लिंग्विस्टिक पैरिटी का सिद्धांत। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सभी भाषाई समूहों को समान प्रतिनिधित्व मिले। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। यह संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप नेशनल लेवल पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अपना दबदबा न बना सके। यह प्रणाली सभी समूहों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, बेल्जियम ने फ्लेमिश और वॉलून कम्युनिटीज के लिए अलग अलग कल्चरल काउंसिल्स बनाए हैं जो उन्हें एजुकेशन, लैंग्वेज और कल्चरल अफेयर्स से जुड़े मामलों में काफी ऑटोनॉमी देते हैं। यह ऑटोनॉमी उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में मदद करती है। इन काउंसिल्स के माध्यम से विभिन्न समुदाय अपने अपने एजुकेशनल और कल्चरल पॉलिसीज को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकते हैं। यह व्यवस्था उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने का अवसर देती है। पावर का यह डिसेंट्रलाइजेशन हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की खास चिंताओं और एस्पिरेशंस को दूर करने में बहुत जरूरी रहा है। यह प्रणाली सभी समूहों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करती है। हालांकि बेल्जियन मॉडल में भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि कभी-कभी विभिन्न समूहों के बीच तनाव और असहमति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यह मॉडल एक संतुलित और समावेशी समाज बनाने में सफल रहा है। लेकिन ये एक डाइवर्स सोसाइटी में पावर शेयरिंग की ताकत और यूनिटी की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मिसाल है। यह मॉडल अन्य देशों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो सकता है जो अपने समाज में समानता और एकता को बढ़ावा देना चाहते हैं। I bet you didn't know how majoritarianism shaped Sri Lanka's history. बेल्जियम के अकोमोडेशन अप्रोच के उलट श्रीलंका का पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री मेजॉरिटेरियनिज्म के खतरों का जीता जागता उदाहरण है। सिन्हलीज बुद्धिस्ट्स, तमिल हिंदूज, मुस्लिम्स और दूसरे एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स की डाइवर्स पॉपुलेशन वाला देश श्रीलंका एक्सक्लूजन की राजनीति का शिकार रहा है। शुरुआत से ही सिन्हलिस बुद्धिस्ट मेजॉरिटी, जो पॉपुलेशन का लगभग 75% है, ने ऐसी पॉलिसीज बनाकर अपना डोमिनेंस दिखाया जिसने तमिल माइनॉरिटी, जो पॉपुलेशन का लगभग 18% है, को सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज्ड कर दिया। सबसे विवादित पॉलिसीज में से एक थी 1956 का सिन्हाला ओनली एक्ट, जिसने सिन्हाला को देश की एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया और तमिल को पीछे धकेल दिया। इस एक्ट के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने तमिल्स को गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और पब्लिक लाइफ के दूसरे क्षेत्रों से इफेक्टिवली बाहर कर दिया। इस पॉलिसी ने दूसरी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज के साथ मिलकर तमिल पॉपुलेशन में रिजेंटमेंट और एलियनेशन की भावना भर दी, जिसने दशकों तक चलने वाले एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की नींव रखी। पावर शेयरिंग को न अपना पाने के श्रीलंका को बहुत भयानक परिणाम भुगतने पड़े। ये संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू भी शामिल थे, जिसने इसे और भी जटिल बना दिया। सिन्हलीस और तमिल कम्युनिटीज के बीच दबी हुई टेंशन आखिरकार 1983 में एक फुल ब्लोन सिविल वॉर में बदल गई। इस युद्ध ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया, जहां एक तरफ सिन्हलीजे बहुसंख्यक थे और दूसरी तरफ तमिल अल्पसंख्यक। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, एक सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, ने आइलैंड के नॉर्थ और ईस्ट में एक इंडिपेंडेंट तमिल होमलैंड की मांग को लेकर हथियार उठा लिए। LTTE ने गेरिला वॉरफेयर और सुइसाइड बॉम्बिंग्स का सहारा लिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इसका जवाब मिलिट्री फोर्स से दिया, जिससे एक लंबा और क्रूर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जानें गईं। इस संघर्ष में दोनों पक्षों ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई। इस युद्ध ने न केवल जान माल का भारी नुकसान किया, बल्कि श्रीलंकन सोसाइटी को बहुत गहरे जख्म भी दिए। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। इकोनॉमी चरमरा गई, कम्युनिटीज बिखर गए और पूरे देश में डर और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। इस युद्ध ने देश की सामाजिक संरचना को हिलाकर रख दिया और विकास की गति को धीमा कर दिया। हालांकि 2009 में LTTE की हार के साथ युद्ध ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन एथनिक डिविजन्स और मीनिंगफुल पावर शेयरिंग की कमी की जड़ समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। युद्ध के बाद भी तमिल कम्युनिटी को समान अधिकार और अवसर नहीं मिल पाए हैं। श्रीलंका का एक्सपीरियंस एक सबक है
कि जब कोई देश अपने माइनॉरिटी कम्युनिटीज की जायज शिकायतों को दूर करने में विफल रहता है और इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन का रास्ता चुनता है, तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि शांति और स्थिरता केवल तभी संभव है जब सभी समुदायों को समान रूप से सुना और सम्मानित किया जाए। आज श्रीलंका को अपने अतीत से सीखकर एक समावेशी भविष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। You need to watch this if you struggle with understanding how power is shared in modern democracies. Power sharing मतलब ताकत बांटना आजकल के डेमोक्रेसीज में कई तरीकों से होता है। क्लास 10 की एनसीईआरटी के हिसाब से पावर शेयरिंग के मेन तरीके ये हैं। पहला, पावर अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गन्स में बंटा होता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं। हर ऑर्गन दूसरे पर नजर रखता है, जिससे कोई भी एक ब्रांच ज्यादा पावरफुल ना बन जाए। दूसरा, पावर अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट्स में बंट सकता है, जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। इसे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इससे अलग अलग रीजन्स की जरूरतों के हिसाब से लोकलाइज्ड गवर्नेंस हो पाती है। तीसरा, पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी बंट सकता है, जैसे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ये अलग अलग कम्युनिटीज को आवाज देता है और डिसीजन मेकिंग में उनकी रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करता है। आखिर में, पावर शेयरिंग कोalition गवर्नमेंट्स में भी दिखता है, जहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर पावर शेयर करते हैं। ये कोalition सुनिश्चित करते हैं कि अलग अलग व्यू पॉइंट्स पर ध्यान दिया जाए और इंक्लूसिव गवर्नेंस हो। ये तरीके सुनिश्चित करते हैं कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, बल्कि ज्यादा से ज्यादा सिटीजन्स में बंटा हो। ये एक बैलेंस्ड और फेयर गवर्नेंस सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, जहां सोसाइटी के हर सेक्शन का देश के फ्यूचर में योगदान हो।